यस सर। ठीक है, तो यस अभी सर। हम देख रहे थे, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, और हेड क्वार्टर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का द्वारका दिल्ली में है। आगे बात करते हैं। चलिए, अब हम 28 या 1 मार्च की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि कौन सा बुक नया आ गया। 28 या 1 मार्च की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, एक बुक का नाम है एडवांटेज इंडिया। क्या नाम है? एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। एक बुक का नाम है एडवांटेज इंडिया, स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इसको किसने लिखा है? अनिंद्या दत्ता ने लिखा है। अनिंद्या दत्ता ने एक बुक लिखी है एडवांटेज इंडिया, स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ठीक है, किसने लिखा है ये? अनिंद्या दत्ता ने लिखा है। इसमें थोड़ा सा फीचर्स जो है रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्ज़ा के बारे में बताई गई है। ठीक है, आपको पता है कि सानिया मिर्ज़ा ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है टेनिस में, यस और नो? ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जो है अनिंद्या दत्ता ने बताया कि इंडियन टेनिस के बारे में बताया, और टाइटल क्या रखा है? एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ठीक है, अनिंद्या दत्ता। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डेज, तो 28 फरवरी को हमने क्या मनाया? 28 फरवरी को हमने मनाया नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को हमने क्या मनाया? नेशनल साइंस डे। क्यों मनाते हैं नेशनल साइंस डे? क्योंकि जो हमारे सीवी रमन थे, डॉक्टर सीवी रमन जो जी थे, उन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, रमन इफेक्ट का उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। और नेशनल साइंस डे तब से मनाया जाता है, और 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, और इसके बारे में डिटेल आप लोग पढ़िएगा, और टाइम मिलेगा तो मैं भी आज ही एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 28 फरवरी को एक और दिन मनाते हैं जिसका नाम है रेयर डिजीज़ डे। ठीक है, अब रेयर डिजीज़ डे की अगर हम बात करते हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि जितनी भी डिजीज़ेस हो रहे हैं रेयर डिजीज़ डे, इसके अंदर हम अपने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इम्प्रूव करना है, और मेडिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ट्रीटमेंट करनी है, और प्रॉपर चेकअप करानी है। किसकी? ना, रेयर डिजीज़ेस की और फैमिली की। तो अगर आप जानना चाहोगे कि रेयर डिजीज़ कैसा है तो मैं दिखा दूंगा। डू यू वांट टू सी? हाँ जी, हाँ जी, यस। देख लीजिए। वैसे आप लोग सोच रहे हो रेयर डिजीज़ है क्या भाई? तो 28 फरवरी तो आपको ये तो क्लियर हो गया, फिर आप समझ लीजिए इस चीज़ को। कभी कभी इसका थीम भी पूछा जाता है। देखो, एक ऐसे कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर, इलनेस, कंडीशन जो कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों में फैल जाए। आई थिंक ये 2 लाख नहीं है, 3 तो, हाँ 2 लाख, 2 लाख लोगों में फैल जाए। अब देखो, नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें तो समझ में आता है, बट एक ऐसा बीमारी जो किस में हो जाए, 2 लाख से ज़्यादा लोगों में फैल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, ये आई रेयर डिजीज़ है। तो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देख रहे हैं। तो कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो बहुत सारे लोगों में फैल जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया ना, ट्यूबरक्लोसिस है। अब कैंसर सब आदमी को तो थोड़ी ना होता है। क्या ये रेयर डिजीज़ है? कैंसर रेयर डिजीज़ है क्या? बताओ। अरे बोल नहीं। नहीं, तो अब सब लोग में थोड़ी ना फैलेगा। नॉर्मल बोलोगे, खांसी सर सर्दी स्मॉल बुखार, पॉक्स। हाँ स्मॉल पॉक्स कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाता है, या ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बात करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो इसको लॉन्च किया था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़ ने, और इसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, यूरोडिस का फुल फॉर्म क्या है? तो यूरो से हो गया यूरोपियन, EUR से हो गया यूरोपियन, O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज, तो DIS से डिजीजेस हो गया, एंड इट्स काउंसिल ऑफ नेशनल अलायंसेज इन 2008। तो यूरोडिस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में। और अगर आपसे एग्ज़ाम में थोड़ा पेपर लेंदी बनाना चाहे, वो मतलब थोड़ा टफ बनाना चाहे, तो पूछ सकते हैं कि यूरोडिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, चलिए, तो नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं?
कब मनाते हैं बताइए? 28 फरवरी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ज़रा समझिएगा कि हम लोग इंडिया में, आपको पता है कि बहुत सारे लोग मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, प्रॉपर डाइटिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर आप लोग देखते हो कि मतलब कुछ लोग मैल न्यूट्रिशन होता है, बीमार पड़ जाते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए कहा जाता है कि इनटेक में हम लोग जो भी खाते हैं उससे प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सेकंड प्रोटीन डे मनाए 27 फरवरी को। 27 फरवरी को हमने प्रोटीन डे मनाया। क्यों? कि प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी अगर बॉडी में हो तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है, जिसको मैक्रोन्यूट्रिएंट के हिसाब से हमारा होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग बड़ा पाव खा लेते हो, छोटा सा बात बोलता हूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, क्या इसके अंदर प्रोटीन है? बताइए, प्रोटीन है? कैलोरीज है। वो सब बात लो, देश दुनिया की बातें ना करो हमारे सामने। प्रोटीन आपको दाल में मिलेगा, पल्सेस में मिलेगा। देखो, अब एकदम माइनर अमाउंट में है तो मैं उसको कवर नहीं करता हूँ। पल्सेस में मिलता है आपको, दाल में मिलता है। किस में मिलता है? दाल में मिलता है। अगर आप दाल बराबर खाते हो, दाल राइस खा रहे हो या जो भी खा रहे हो, तो दाल में एक्चुअल प्रोटीन मिलता है। दूसरी की बात करें, वैसे कैल्शियम कंटेंट आ रहा हूँ, लेकिन सबको मिल्क पसंद नहीं आता ना, पसंद नहीं आता। लड़की लोगों को तो लगता है किडनी में अटैक आ जाएगा, उनको बोल दो कि मिल्क पीने के लिए, तो ठीक है। नहीं सर, अच्छा लगता है। हाँ, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, मेरी सिस्टर को खुद पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या करें, बाद में वो लाख लाख रुपए खर्च करवाती है जीजा जी का। प्लेटलेट्स लेवल जब कम हो जाता है ना, तो बोलती है कि ये हो गया वो हो गया, फिर कीवी वगैरह खरीदो। हाँ, 10,000 रुपये का तो फ्रूट्स में खर्च कर देंगे, लेकिन उनको दूध पीने बोलो तो ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो लेकिन दाल तो खाना चाहिए ना भाई, दाल में कोई प्रॉब्लम क्या है? नहीं, दाल बनाने में कंटाला आता है, ये एक नया प्रॉब्लम है। तो प्रोटीन मीन्स एवरी डे आपको दाल तो लेना ही चाहिए, तो ही आप स्वस्थ रहेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो, कुछ भी हो। मैं घर पर हूँ तो दाल तो बनना ही चाहिए, दैट इज़ श्योर। ठीक है। अगर नहीं बना रहे हैं तो मैं खुद बना देता हूँ। मैं बड़ा, समझ रहे हो ना, कि आई डोंट केयर कि कोई बना रहा है कि नहीं बना, आई डोंट वांट टू पुट एनीवन ऑर्डर्स फॉर एनीवन। कोई बना रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद बना लूँगा दाल। 2 सीटी लगाओ भाई, 4 सीटी आराम से बन जाता है। तो ठीक है। एंड आई थिंक दैट आई एम गुड विथ माई प्रोटीन कंटेंट। ठीक है। तो पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन, ये इसका थीम था, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। ठीक है। और अवेयरनेस हमने किया है। और दूसरा ऑप्शन रह सकता है आपको राइट टू प्रोटीन। तो चलिए जरा समझ लेते हैं कि व्हेन डिड इंडिया ऑब्जर्व द प्रोटीन डे। तो आप क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से। 27 फरवरी। विच एडिशन, कौन सा एडिशन था? फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, कौन सा एडिशन था प्रोटीन डे का? बोलिए, अरे बोलो। भाई आवाज़ नहीं आ रही मेरी। अरे जवाब नहीं दोगे तो नेटवर्क चला जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं पता चला तुम लोग बाहर हो और मैं बोले जा रहा हूँ अगले 20 मिनट तक। पार्टिसिपेट करो, बता रहा हूँ मैं ईमानदारी से, नहीं तो लेक्चर कैंसिल ही होने वाला था ये। ठीक है। तो 27 फरवरी को हम मनाते हैं। कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन है। तो आपसे मैं, और मुझे बताइए, हाँ, और मुझे बताइए, मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे तो याद रहेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रोटीन डे, तो आप क्या बोलेंगे? राइट टू, ये पावरिंग, हाँ, राइट टू प्रोटीन रहे या पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ डिफरेंट न्यूज़ है। जैसे एक मेला का आयोजन किया गया, सारस आजीविका मेला। सारस आजीविका मेला नोएडा में हुआ, और नोएडा कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है। ठीक है। नोएडा हाट बोलते हैं, एक जगह का नाम है, जिसको सारस आजीविका, क्या नाम है? सारस आजीविका। इसमें कहा जाता यह है कि जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें वीमन पार्टिसिपेट कर रही है। देखिए, जेंट्स लोग तो वर्क करते हैं डेवलपमेंट के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, ये बात समझ में आती है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। ठीक है। गांव में जनरली लोगों का एक रहता है कि महिला लोग काम नहीं करेगी, है ना, वो घर पे खाना बनाएगी, ऐसा वगैरह, घर का ख्याल रखेगी। बट यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक इनिशिएटिव आया कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग क्या हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आगे बढ़े। और अब देखो, फीमेल भी थोड़ा काम करेंगी, ठीक है,
तो उनकी भी लाइफ अच्छी होगी, है ना, उनकी भी लाइफ अच्छी होगी, उनकी अर्निंग भी अच्छी होगी, फैमिली इनकम भी बढ़ेगा और फैमिली भी बढ़ेगी। ठीक है, तो नोएडा हाट में सारस आजीविका के नाम से एक मेला का आयोजन किया गया और किन्होंने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। बच्चे ये सोचेंगे नोएडा यूपी है और यूपी बोले तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ऑप्शन में जरूर रहेगा कि हु इनॉग्रेटेड सारस आजीविका मेला, तो आपके ऑप्शन में रहेंगे योगी आदित्यनाथ, तो बहुत सारे बच्चे टिक लगा देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? नरेंद्र सिंह तोमर जी। और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। इनका इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो आत्मनिर्भर होते हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करें, कुछ इस तरह से, ताकि उनकी भी फैमिली इनकम बढ़े, ठीक है, पर्सनल इनकम भी बढ़े, पूरे फैमिली इनकम बढ़े और उनका ग्रोथ भी हो। और इससे हमारा धीरे धीरे गांव अगर डेवलप होगा तो ओवरऑल हमारा कंट्री भी डेवलप होगा। तो इसी चीज़ में अगर हम ध्यान से देखें तो 27 स्टेट जो है पार्टिसिपेट किए और सभी लोग आगे आकर के इस मेला में क्या किए? अपना कंट्रीब्यूशन दिए या फिर कंट्रीब्यूट किए। अब ये था हमारा सिर्फ 1 मार्च का, 28 और 1 मार्च। क्लियर है सबको? तो आपने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने किए। मिसलेन का था, डेज का था, है ना, ठीक है, साइंस डेज का था, बुक्स एंड ऑथर्स में कौन सा अनंत्या दत्ता ने किया, एडवांटेज इंडिया, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात क्या हुई है कि बोलो क्या हुआ? उड़ीसा में इंडियन वुमेन लीग मनाया जाएगा और उसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। और हमने क्या देखा? अवार्ड्स में हमने देखा कि मोदी जी को 28 या 1 के बीच की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ, है ना, ठीक है, उसमें मोदी जी को ग्लोबल एनर्जी और इन्वायरमेंट अवार्ड मिला। ठीक है, इसरो ने डिफेंस में क्या काम हो गया भाई? तो डिफेंस की बात करें या फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ की बात करें, एक्चुअली यूपीएससी में वैसे डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, नहीं तो चीज़ें मैं डिटेल में कराता आपको। PSLV C51 एडिशन का हमने ब्राज़ील के एक इमेजिनिया 1 सैटेलाइट को इनॉग्रेट किया। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने G20 मीटिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग थी, 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, उसमें हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने किया। और ये कहा गया, बैंक से न्यूज़ की बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया, जिसमें चेयरमैन जो है महेंद्र कुमार चौहान जी हैं। ठीक है, और हम स्टेट वाइज के हिसाब से चले तो अगरतला के अंदर इंटरनेशनल बुक फेयर मनाया जाता है, और अगरतला का जो इंटरनेशनल बुक फेयर मनाया गया, यानी सब अलग अलग कंट्री के अलग अलग बुक जर्नल्स सब रखे जाएंगे इसके अंदर, और मतलब जा चुके हैं, अब तो टाइम वो डेट तो बीत चुका है हमारा तो। और लेकिन वो कौन सा एडिशन था? 39th एडिशन था। और अगर हम थोड़ा बेसिक डिटेल्स की बात करें तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है रमेश बास। तो इस तरह से डेली करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, जिससे जितना भी हमने किया ना भी 20-25 मिनट में, इस तरह से डेली करना होता है। क्या ये सबको बात समझ में आई? यस और नो? डे वाइज करना चाहिए और नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं 2 मार्च की तरफ। इंडिया ने, अब हम बात करते हैं 2 मार्च में, देखते हैं कि 2 मार्च को क्या क्या हुआ था। दिन तो बीत चुका है लेकिन एक एक करके समझते हैं। इंडिया ने श्रीलंका के बारे में बताया, प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन डिफेंस। देखो होता क्या है कि अगर हमारे किसी पड़ोसी को कोई तकलीफ होती है तो हम मदद करने आते हैं, यस और नो? वैसे ही हमारे घर पे भी ऐसा ही होता है कि अगर आपके घर में कुछ गड़बड़ हुआ तो आपके घर में 3 फ्लैट वाले हैं, 201, 203, 204, आप 202 में रहते हो। तो किसी को पता चला कि फीवर हो गया है किसी को घर पे, तो सबसे पहले कोई एक आता है ना दौड़ के, सबसे पहले मदद करने वाला, है ना, एक होता है ना। ये तो मैंने देसी स्टाइल में बताया। उसी तरह से डिफेंस के टर्म में बात कर रहे हैं तो प्रायोरिटी 1 पार्टनर कौन है? हमारा श्रीलंका है। यानी हम सबसे पहले प्रायोरिटी, अगर हम पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किसको कोऑपरेट करेंगे? एश्योरेंस ऑफ फुलेस्ट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। यानी श्रीलंका को कोई ऊपर आंख उठा के देख ले, हम उनका आंख निकाल देंगे, ऐसा मतलब सोचने वाली बात है। इंडियन हाई कमिश्नर ने बोला कोलंबो में कि हमारा जो आइलैंड नेशन है श्रीलंका, उनको मैं हर तरीके से, पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे हम।
डिफेंस में और क्या सिक्योरिटी में, यानी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम इसे चीज़ें और भी है, देखिए 23 इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट हमने दिए हैं। ठीक है, मतलब पार्टिसिपेट किए इस इवेंट में। तो थोड़ा आगे हम बढ़ लेते हैं, डिटेल में आप पढ़िएगा, टाइम मिलता है तो मैं बता दूंगा आपको। श्रीलंका का कैपिटल जो है, एक होता है कैपिटल जो है हमारा, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, और एक होता है जुडिशियल या लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो दो कैपिटल है हमारे पास, एक है कोलंबो और दूसरा क्या है, जयवर्धनापुरा कोटे। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप पहले टिक किस पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, जयवर्धनेपुरा कोटे। पहले कोलंबो था, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, गोटाबाया राजपक्ष। गोटाबाया या गोटाबैया राजपक्ष जी जो है, ये श्रीलंका के क्या है, कैपिटल। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में भी रुपी चलती है और श्रीलंका में भी क्या चलता है, रुपी चलता है। क्या ये सबको बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स ग्लोबल बायो इंडिया 2021। ग्लोबल बायो इंडिया 2021, हमें कोशिश ये करनी है कि हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करें, या और क्या, ताकि हमारे पास क्या हो, पॉल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, लेकिन हम आगे हम बात करते हैं, जब हम बायो इंडिया से टर्म की बात करते हैं तो वी टर्म्स बायोटेक्नोलॉजी, किसकी बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं बात, मतलब कहीं ना कहीं वी हैव टू गो ग्रीन एंड यू हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में कितने अमाउंट की बात की जा रही है, इंडिया का जो कितना हम इकोनॉमी बना लेंगे, हम अपने कंट्री को कितना डेवलप कर चुके होंगे हमारा, तो कितना 150 बिलियन US डॉलर्स हमारा जो इंडिया का टारगेट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है कि बायोटेक्नोलॉजी के मामले में बात करें या बायो इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो हमारा जो इंडिया है यानी कंट्री है, हम कितना टारगेट की बात कर रहे हैं, 150 बिलियन US डॉलर। क्या ये बात सबको समझ में आई, यस और नो? थीम ऑफ बायो इंडिया 2021 का क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ बायो इंडिया। तो आप क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। हु इनॉग्रेटेड ग्लोबल बायो इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे, हु इनॉग्रेटेड, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक तो है हमारा इसका जो टारगेट है 150 बिलियन US डॉलर्स, और इसका जो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स है, और इनॉग्रेशन किसने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। ठीक है, सबको क्लियर आ रही है आवाज़ मेरी, सबको समझ में आ रही है बात मेरी, यस और नो? ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसका टैगलाइन क्या है, तो आपका टैगलाइन जो दिखेगा आपको, बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। पहले साइंस के नाम से जाना जाता था, बट अगर हम डेवलप अच्छे से कर लिए और हम दूसरे कंट्री के में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है, अपने इस इनोवेशन आइडिया से, तो हमारा बायो साइंसेस से हम बायो इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके होंगे और हमारा इकोनॉमी डेवलप हो चुका होगा। आगे बात करते हैं। चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ की बात में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो 2 मार्च को क्या हुआ था। रसिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका एम। ठीक है, तो आप आर्क से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, आर्कटिक। ठीक है, ठीक है, तो रशियन फेडरेशन की बात करें या फिर रशियन स्पेस फेडरेशन बोल रहा हूँ, रशियन स्पेस कॉरपोरेशन, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं रॉसकॉस्मोस। ठीक है, उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया फर्स्ट सैटेलाइट मॉनिटर करने के लिए आर्कटिक ओशियन की अगर हम बात करें, उसका क्लाइमेट और क्या इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो आपसे लिखा है आर्कटिका एम। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि रसिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट, व्हाट इज इट्स नेम। आपका रहेगा आर्कटिका एम
आर्कटिका एस, आर्कटिका आर, आर्कटिका जी। तो बच्चे अगर यहाँ पे आर लिखा रहेगा ना तो बच्चे सोचेंगे कि यार यही इसका आंसर होगा। आर्कटिका तक तो सब कॉमन है, आर से क्या लगा, रसिया, तो बच्चे किस पे टिक लगा देंगे, आर पे, जबकि गलत आंसर सही क्या है, आर्कटिका एम। समझ में आ रही है सबको बात, यस और नो, बोलिए। ठीक है, तो जरा थोड़ा सा हम आगे और बात करते हैं। लेकिन काम क्या रहेगा कि ऑपरेशनल मेटेरोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी प्रॉब्लम्स। देखिए बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है ना, आ जाता है। ठीक है, तो अगर अब ये सब होता क्या है, जब बड़े समंदर, जो बड़ा घाटी है, हाँ, तो ओशियन से उफान भरता है तो वही चीज़ हमारे शहर में आ जाता है जी, ये सुनो। तो क्लाइमेट का पता लगाना, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होता है तो उससे फ्लड का सिचुएशन आ सकता है। क्लाइमेट का कंडीशंस ग्लेशियर्स पे डिपेंड करता है, आइलैंड के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, आर्कटिक रीजन में जो भी हैं वहाँ के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम एक सैटेलाइट रखे हैं कि आर्कटिक रीजन की हर एक एक्टिविटी को वो ट्रेस करे, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी अनहोनी हो गया या कोई ऐसे चेंजेस देखने को मिले जो ह्यूमन काइंड के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए रसिया ने स्पेसिफिक काम के लिए लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ईमानदारी से मुझे बताइए कि सैटेलाइट का नाम क्या है जो रसिया ने लॉन्च किया, बताइए ज़रा, क्या नाम है, बोलो। आर्कटिका ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा कि इसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने कौन सा रॉकेट का यूज़ किया, करियर का यूज़ किया, तो नाम है सोयूज 2.1B। सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट था, जो कहाँ से लॉन्च किया गया, बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम जो कजाकिस्तान में है, बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में। तो इतना लंबा तो आपको एग्जाम में तब आएगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम दे रहे हो ना आप, ठीक है, या SBI PO का मेंस दे रहे हो, ठीक है, मेंस दे रहे हो, या IBPS PO का मेंस दे रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन दिया जाए। लेकिन अगर आप क्लैरिकल लेवल का एग्जाम दे रहे हो ना, तो सीधा सीधा वो पूछ लेंगे, भाई बताओ कि रसिया ने अभी आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, आर्कटिका। अगर सीधा सीधा अगर रेलवेज लेवल का और या CHSL लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, या नॉर्मल CET लेवल का, एंट्रेंस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे रसिया ने अभी कौन सा लॉन्च किया, बस सीधा। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन को टफ बनाना हो या लेंदी बनाना हो तो पूछेंगे कि आर्कटिका M को लॉन्च किया गया, वो किस काम के लिए बनाया गया। तो आप ये समझ लीजिएगा किस काम के लिए बनाया गया ये सैटेलाइट। ये सैटेलाइट बनाया किसके लिए है, मॉनिटरिंग द क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट इन द आर्कटिक रीजन। अब वो बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि क्या इन्वायरमेंट के लिए रखे हैं, क्या टेररिस्ट अटैक के लिए उन्होंने रख रखा है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए रख रखा है, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ देख, अब रेलवेज़ का एग्ज़ाम आएगा, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में सीधा पूछ लेंगे। रेलवेज़ में तो इतना टफ पूछेंगे ही नहीं वो कि सैटेलाइट का नाम पूछ दे, वो इतना टफ पूछ रहे, वो तो यही पूछ देंगे कि बताओ भाई हु इज़ द क्या प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि रसिया का कैपिटल क्या है, तो मॉस्को। रसिया का करेंसी क्या है, तो आपसे पूछेंगे रशियन रबल। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात। तो मैं आपको तीनों तरीके का आपको बता दूं कि ऑफिसर लेवल में, अब ऑफिसर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या ग्रेड A ऑफिसर का दे रहे हो जिसमें सैलरी 85,000 प्लस मिलता है, तो आपको डिटेल में पूछा जा सकता है कि कौन सा करियर रॉकेट था जो आर्कटिका M को क्या किया, लॉन्च किया। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा सोयूज 2.1A, 2.1B, या सोयूज या कुछ और नाम दे दे, या फिर पूछ सकता है कि कौन से जगह से किया गया था, तो बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से। अगर ये नहीं देगा तो पूछ लेगा फ्रॉम विच कंट्री, तो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, श्रीलंका है, अमेरिका है, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, सब लोग को क्लियर हुआ, येस और नो, बताइए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मुझे बताओ रसिया का प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, अरे बोलो। पुतिन खाली याद रहा, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर
कैपिटल क्या है रसिया का? कैपिटल क्या है रसिया का? मॉस्को। मॉस्को। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ वहाँ करेंसी क्या चलता है रसिया में? रेबल। रबल चलता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला वर्ड है घाना। एक कंट्री की बात हो रही है, घाना। अब देखो, वैसे तो इंडिया सबका मदद करता है, ये बात की तो गारंटी है जी, बहुत अच्छा प्यार रखे हैं हमने, सबसे अच्छी दोस्ती बना रखी है। लेकिन हमने अपना कोवैक्स वैक्सीन बनाया, तो थोड़ा ही मैं आपको डिटेल में बताना जरूर समझूंगा कि आप लोग जरूर जाने वैक्सीन के बारे में। हो सकता है अगर आप इस साल क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकता है। तो पहला कंट्री जिसको हमने वैक्सीन दिया है ना, थ्रू द यूनाइटेड नेशंस बैक्ड कोवैक्स इनिशिएटिव विथ ए डिलीवरी ऑफ 600,000 डोजेज, यानी कितना हो गया? 600,000 कितना होता है? 1 लाख होता है। ठीक है, यूएस में अगर आप रहेंगे तो 600,000 बोला है, इंडिया में 1 लाख बोलते हैं। 1 लाख डोजेस हमने दिया, और ऑफ द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मेड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आप बताइए जरा, हमारा हमने जो बनाया वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के नाम से, जो डोजेस दिया हमने, ठीक है, इंडिया में तो कोवैक्स के नाम से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करेंगे यही चीज़ घाना में, तो इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम बदल दिया गया? प्रोडक्ट बनाया इंडिया ने, लेकिन बेचा एस्ट्राजेनेका के नाम से। अब देखो, कोवैक्स बोलेंगे दूसरे कंट्री का है, भरोसा करेगा तो फिर ये तो वो वाली बात होगी ना। अब जैसे बनाता तो सारे लोग क्या है, लैपटॉप तो बनाता है, आसूस भी बनाता है, एचपी भी बनाता है, डेल भी बनाता है, बट प्रोसेसर तो इंटेल ही बनाता है ना जी, है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो माइक्रोसॉफ्ट ही चलता है ना। अभी तुम्हारा लैपटॉप कोई भी हो, तो कहने का मतलब यही हो गया कि बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, नाम रखा था कोवैक्स, भेजने का, ट्रांसपोर्टेशन का, लेन देन का, ये सब का ठेका किसने ले रखा था? यूनाइटेड नेशंस ने। क्योंकि इंडिया का काम है बनाना, इंडिया का काम ये नहीं कि पूरा चीज़ हम ट्रांसपोर्ट देखें, तो उसमें थोड़ा मदद किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने किया, इनिशिएटिव लिया। 6 लाख डोजेस हमने एस्ट्राजेनेका के नाम से जो वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, हम क्या करते हैं, लेवल चेंज कर देते हैं और हम बोलते हैं लेके जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय योर लाइफ है। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं ऐसा हमें क्यों करना पड़ा। क्योंकि घाना जो कंट्री है ना, वो 90 इज अमंग 92 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, बहुत कम कमाई होती है यहाँ पे, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, ईमानदारी से समझ लो इसमें। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि इनकम कम है तो ये खुद से डेवलप कर भी नहीं सकते। देखो, एक बात बता दूं कि वी आर वेरी लकी इनफ कि हम एक अच्छे कंट्री में पैदा हुए हैं। लेट मी क्लियर यू ऑल ऑफ यू, राइट। ठीक है, तो जो रिसीव कर रहा है, तो 92 के अंदर जो रिसीव कर रहा है, फ्री में वैक्सीन हमने दिया है कोवैक्स का। ठीक है, और बाकी के जो अनदर 90 कंट्रीज़ है और 8 टेरिटरीज़ है, वो पैसा देने के लिए रेडी है। देखो, एक क्या होता है, जैसे हम बहुत अमीर हैं, एक बात बताओ कि तुम 10 रुपये किसी को देते हो, कुछ सामान खरीदते हो, बोलो सही बात है भाई, 10 रुपये का तुमने बड़ा पाव खरीद लिया, पैसा दिए खरीदे, लेकिन क्या तुमने 10 रुपये को भिखारी को दिया कि नहीं दिया? कभी बताओ, पैसा उसकी जगह पे रिसिप्ट लिया क्या कि हाँ भाई तुमने को मैंने दिया कुछ? भिखारी नहीं बोलना चाहिए, मतलब आई होप गरीब लोग बोल सकते हो आप। क्या आपने कभी ऐसा किया? तो ज़रूर होगा, 10 रुपये 20 रुपये दे दिए होंगे आपने, उसके लिए कुछ मांगा नहीं। बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे? सही बात है कि नहीं? तो वही चीज़ होता है कि हम 100 लोगों को बहुत सारे पैसे चीज़ें देते हैं और पैसा लेते हैं, लेकिन किसी एक को हम फ्री में भी दे देते हैं, जाओ भाई कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से 90 कंट्री और 8 टेरिटरीज हमें पैसा देने के लिए रेडी है। हालांकि घाना को हम बोले जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, ये ले 6 लाख डोजेस फ्री में दिया तेरे को, एंजॉय योर लाइफ। लेकिन कमाई हम किसे करेंगे? बाकी के 90 कंट्री और 8 टेरिटरी से हम कमाई करने वाले। जब वो कोवैक्स वैक्सीन लेंगे, ठीक है, तो हम कमाई करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ रियली गुड। फिर भी मुझे समझ नहीं आता, जब पैसा देने के लिए बात है तो फिर भी बैंक की प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? पैसे की कहाँ कमी आ रही है, भगवान जाने। ठीक है,
द वैक्सीज, हालांकि इसके पीछे लॉजिक भी है, बैंक का प्राइवेटाइजेशन रहा है, मालूम है ना आपको, 4 बैंक का, हाँ भाई मालूम है ना आपको, बैंक प्राइवेट होने वाले हैं, तो आपको नहीं मालूम, ले तो बड़ा का बड़ा बेकार मामला है तुम लोग का जी। तो 4 बैंक जो सरकारी बैंक है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इतनी बड़ी बैंक है, वो भी प्राइवेट होने वाली है, प्राइवेट बैंक बनने वाली है। यानी जो लोग जॉब करेंगे उनकी जॉब प्राइवेट है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया भी है कि सरकारी जगह पे हम काम पे जाते हैं तो जो भी कंसर्न ऑफिसर रहते हैं वो थोड़े नेग्लिजिबल होते हैं, काउंटर नंबर 2 पे जाइए, काउंटर नंबर 5 पे जाइए, काउंटर नंबर 6 पे जाइए, वैसे ही परेशान करते रहते हैं। अब उनको लगता है कि बाबूजी का क्या है ना, खाता खुला पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, आप तो नौकरी से कौन निकाले, ज़्यादा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे ये लोग, और क्या करेंगे, तो परेशान करते रहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ का, वहाँ के लोग यहाँ के वहाँ पे, ठीक है। अब उनको डर रहेगा कि भाई हम गवर्नमेंट में हैं, और कोई जानबूझ के तो निकालता नहीं है, किसको निकालते हैं नौकरी से, किसको निकाला जाता है बताओ जरा भाई, किस, नन परफॉर्मर को निकाला, जो लोग मेहनती उनको क्यों निकाला जाएगा। नन परफॉर्म मतलब कुछ अपडेट नहीं कर रहे, कुछ नया सीखने के लिए बोलो तो बोलता है अरे हटाओ यार, मेरे को नहीं सीखना है, तुमको करना है तो करो, मेरे को नहीं करना है, जाओ, मैं तो कागज़ कलम में ही लिखूंगा, मेरे को कुछ नया नहीं सीखना, मुझे नया सॉफ्टवेयर नहीं, जाओ जो करना है कर लो। आप उनको सिखाने की भी कोशिश करो तो सीखना भी नहीं चाहते हैं, है ना, ज़्यादा क्या कर लोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। अब ऐसे लोगों को कैसे झेला जाए। अब इसी चीज़ में, हाँ मैं जानता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं, 3-3 साल मेहनत करते हैं लोग आते हैं, बट लोग भी तो नुकसान हो गया ना, मेहनती लोगों का भी तो नुकसान हो गया इसमें। जिस तरह से गवर्नमेंट प्रमोशन करती थी, क्या प्राइवेट बॉडी करेगी। प्राइवेट जो कंपनी का बैंक का सीईओ जो रहेगा वो उसको सैलरी उस हिसाब से दे पाएगा, जैसे सरकार 7th पे, 8th पे, 9th पे, 10th पे, 11th पे, आज से 15 साल के बाद हो सकता है 12th पे भी लग जाए, तो उस टाइप से बैंक का सीईओ जो रहेगा उसकी प्रमोशन करेगा, या वो ये सोचेगा छोड़ो यार अब इसको हटाओ, फ्रेशर को रख लो, सीखे सिखाए लोगों को, काय को इतना पगार देने का। तो अब क्या है नहीं है वो तो अलग बात है, बट मैं वही थोड़ा सा चलो पॉइंट याद आया तो मैंने बोल दिया, ठीक। लेकिन जो परफॉर्मर है दे विल ऑलवेज गो गुड। पहले टारगेट नहीं होती थी, अब रहेगा कि भाई इतने अकाउंट खोलने ही खोलने हैं। पहले रहता था कि 4 बज गया और कोई बंदा 3:50 पे बैंक में आया ना, कि बैंक, सरकारी बैंक में अकाउंट खोला है साहब, तो क्या बोलते थे, आज हो गया बंद, अब आइएगा कल। ठीक है, ये बात सही है कि नहीं बोलो, सरकारी बैंक में। लेकिन अब दिया जाएगा टारगेट कि देखो भैया 600 ना, 6000 अकाउंट खोलना ही चाहिए, सीईओ देगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब तो 4 बजे आएगा एक क्लाइंट ना, तो 5 लोग पकड़ लेंगे उसको, भैया मेरे काउंटर पे आके खुलवाओ, मेरा नाम जाएगा तभी मेरा प्रमोशन होगा। ठीक है, सरकारी बैंक में ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, अब 4 बजे तो छोड़ो, कोई आदमी 4:15 पे भी आएगा ना तो बोलेगा ठीक है शटर मैं ही गिरा के जाऊंगा, लेकिन मैं इसका अकाउंट खोल के जाऊंगा। नहीं तो मुझे अपनी नौकरी नहीं खोनी है। ठीक है, समझ आ रही है बात। जैसे प्राइवेट बैंक से आज भी होता है कि आप 6 बजे तक आते हैं, अगर आप लेट भी हो रहा है तो 6:30 बजे तक भी आपके काम कर देते हैं, ग्रीट भी अच्छे से करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेट्स मूव टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो घाना का प्रेसिडेंट कौन है? घाना का प्रेसिडेंट है नाना। कौन है? नाना जी कहाँ गए घूमने? घाना गए। ठीक है, अरे भाई समझ रहे हो, टेक्निक बता रहा हूँ। घाना का प्रेसिडेंट कौन है? नाना। ठीक है, नाना उकुफो अड्डो या एड्डो। ठीक है, घाना का कैपिटल है एक्रा। ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक घाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन चूंकि इंडिया ने कोवैक्स वैक्सीन दे दी है उसको, इसलिए ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? सारे कंट्रीज जो 213 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, सारा याद करना जरूरी नहीं है उनका प्रेसिडेंट, लेकिन जिसके साथ इंडिया का रिसेंटली क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से, ठीक है, उसके लिए आपका उसका प्रेसिडेंट, कैपिटल और करेंसी, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? तो घाना का करेंसी है घनानियन सेडी।
ठीक है, घनानियन सेडी। अगर बच्चों को ये बोल देना कि घनानियन रूपी होता है तो बच्चे उस पर भी टिक लगा देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। बच्चे तो ये सोचेंगे घनानियन रूपी है, घना से घाना मिल गया, हाँ भाई टिक लगा दो, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है, घनानियन सेडी। बच्चे सोचेंगे अरे सेडी तो कभी सुना ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो रूपी पे लगा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, यस, अरे बोलो, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशंस बॉडी रिकमेंड्स बांग्लादेश ग्रेजुएशन फ्रॉम LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, बांग्लादेश ग्रेजुएशन फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स से कोई डिग्री लेते हो और कोई डिग्री आप इंडिया से लेते हो, IIT की नहीं ना, छोटे मतलब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, या स्मॉल स्केल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ IIT से करते हो तो अलग ही बात हो जाती है, IIT IIM से करते हो अलग बात हो जाती है। उसके अलावा मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एक अपने आप में एक अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है, मुंबई यूनिवर्सिटी भी अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो छोटे छोटे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो क्या जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और हमारा जो कोई मान लो ABC यूनिवर्सिटी है इंडिया में, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लाइव लेक्चर चल रहा है, क्या उसकी वैल्यू सेम है? बोलिए, सेम है? नहीं है ना? बोलिए। अरे बोलो ना। सेम है क्या? देखो नहीं सर। अब यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस ने कौन से कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के रूप में उनका जो ग्रेजुएशन है रिकमेंड किया है। तो कंट्री का नाम क्या है? बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश, ठीक है। इसमें चीज़ें और भी है, ठीक है। ऐसा दूसरी बार हो चुका है, ठीक है। इस प्रोसेस में एक चीज़ ये भी देखा गया है कि है तो कंट्री लीस्ट डेवलप्ड, ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन उसकी अगर आपने ग्रेजुएशन की तो वैल्यू तो है भाई, ऐसी बात नहीं है, वैल्यू है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो काफ़ी अच्छे हैं, ह्यूमन एसेट्स के हिसाब से भी अच्छे, यानी जो पढ़ाई की जाती है अच्छे क्वालिटी की जाती है, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वर्नेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से इकोनॉमी को भी बढ़ाया जाए और इन्वायरमेंट में कोई नुकसान ना पहुँचे, इस चीज़ की भी विशेष रूप से पढ़ाई दी जाती है अगर आपने ग्रेजुएशन वहाँ से किया है तो। यानी वैल्यू क्या है? अच्छी है। वैसे भी इंडिया तो सपोर्ट कर ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बांग्लादेश की अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन है? शेख हसीना है, ये तो सबको मालूम होगा। ढाका कैपिटल और करेंसी वहाँ पे टका चलता है। लेकिन बांग्लादेश के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन है? अब्दुल हामिद जी। अब्दुल हामिद जी है बांग्लादेश के क्या? अब्दुल हामिद जी क्या है? बांग्लादेश के क्या है? प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखो PC का मतलब क्या है? व्हाट यू मीन बाय द टर्म PC? परमानेंट कमीशन या प्रमोद चंद्र मोदी? प्रमोद चंद्र ठीक है। प्रमोद चंद्र मोदी जी का CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा मुझे बताओ, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। बहुत अच्छे। अच्छा, आप रोड पे चलते हो, आपको चालान बना देता है, तो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? हेलमेट नहीं पहने हो, कार का बेल्ट नहीं लगाए हो, वो भी तो एक तरह से टैक्स ही है जो तुम फाइन भरते हो। किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। आप कोई सामान खरीदते हो, लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा रहता है ना सामान के ऊपर, दाम लिखा रहता है, MRP मैक्सिमम इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। कोई भी सामान खरीदते हो तो आप टैक्स भरते हो, तो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, स्कूल का आप फीस भरते हो और वो भी टैक्स लेते हैं, स्कूल वाले लेते हैं, कौन सा टैक्स है वो? डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। चलो आगे बात करते हैं
तो आई होप कि थोड़ा सा चीज़ मुझे बताना था इकोनॉमी का, इसलिए मैंने बोला चलो बता देता हूँ। ठीक, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो चेयरमैन है उनको 3 महीना की अवधि बढ़ा दी गई है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द, अभी चूँकि 3 महीना बढ़ा दिया गया है तो मार्च का महीने का हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स, तो 1 मार्च 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो वो जनरली अभी वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी 3 महीने अवधि बढ़ा दी गई है। तो इससे क्वेश्चन जो बनकर आता है एग्ज़ाम में वो ये बन के आता है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, कौन है? बोलो कौन है? पीसी मोदी है ना जी। यस सर। जब माई आया ही नहीं है तो रिटायर कहाँ किए होंगे वो? रिटायर मतलब उनकी अवधि खत्म थोड़ी हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको आगे मौका मिलता ही रहता है। चलिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का इस्टेब्लिशमेंट 1924 में हुआ था। ठीक है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यानी डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका, ठीक है, इसका क्या है? न्यू दिल्ली में है। क्या है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, क्या? हेडक्वार्टर। चलिए आगे देखते हैं। जयदीप भटनागर टेक्स ओवर एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ, जयदीप भटनागर टेक्स ओवर द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ पीआईबी। व्हाट इज द प्रेस इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर किसको बनाया गया है? जयदीप भटनागर जी को। जयदीप भटनागर जी को प्रेस इंफॉर्मेशन का क्या बनाया गया है? प्रिंसिपल डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रही सबको? चलिए आगे देखते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिटेल में आप लोग देखना, इतना टाइम तो अपने पास है नहीं तो टाइम मिल जाता तो मैं बता देता। ठीक है, देख तो मिल जाए तो। प्रेस इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इस्टेब्लिश हुआ था जून 1919 में। ठीक है, सब लोग को क्लियर आ रही है? यस और नो? हाँ भाई, समझ में आ रही बात? अरे बोलो, अरे तो बताओ, जयदीप भटनागर प्रिंसिपल डायरेक्टर किसके हैं? बीच बॉडी के कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हैं बताइए? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, पीआईबी। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ हेडलाइंस करेंगे, आप लोग डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, तो मैं सिर्फ हेडलाइंस पढ़ूंगा और स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ूंगा। ठीक है, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह को ईएनसी का चीफ बना दिया गया। ईएनसी मतलब होता है ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ बन गए हैं अजेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है और इसको फाउंड किया गया था यानी इस्टेब्लिश किया गया था 1 मार्च 1968 को। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 का अनाउंस कर दिया जा चुका है। ठीक है, जिसमें कि अमेरिकन टेलीविज़न के अंदर या इंटरनेशनल टेलीविज़न के अंदर, ठीक है, अवार्ड्स बताए गए। तो इस प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीवी सीरीज़ जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है? द क्राउन। कौन सा आ रहा है? द क्राउन। ये टीवी सीरीज़ जो है मोस्ट फेमस देखने को मिला और ये 78th एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का। तो अमेरिकन टीवी सीरीज़ को मोस्ट अवार्ड्स मिले, सबसे ज़्यादा अवार्ड कौन से किसको मिले? द क्राउन को मिले। ठीक है, आगे बात करते हैं, डिटेल में आप देखिएगा। विनेश फोगाट, यूक्रेन रेसलिंग इवेंट था तो उसमें हमारे स्टार इंडियन रेसलर हैं विनेश फोगाट जी। ठीक है, यूक्रेन में रेसलिंग इवेंट हुआ और वहाँ पर ये विनर रहे। ठीक है, और किस टाइप का विनर रहे? गोल्ड विनर रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को हमने जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया, जिसमें कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं रखें, ये बात कही गई। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग चीज़ें बात जिसमें किए गए थे जो करते हैं, चाहे वो HIV का हो या एड्स का हो या अनएड्स का हो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अनएड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विनी ब्यानिमा और
अनिट्स का फाउंडेशन ईयर था हमारा 26 जुलाई 1994। तो आपके लिए एग्जामिनेशन में मोस्ट इजी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन में मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 45th सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च। तो 1 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे मनाया। क्या मनाया? सिविल अकाउंट्स डे मनाया। कब मनाया? 1 मार्च को मनाया। और ये कौन सा संस्करण था? 45th था। कौन सा संस्करण था? 45th था। सबको समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि नहीं? और इसमें हम पूरा देखते हैं कि हम पूरे कंट्री में किस तरह का हम रिवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे की बात है ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश। ठीक है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में क्या स्टार्ट किया गया? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, और ऋषिकेश है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI, बिल्कुल सही बात है। LPAI लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स 9th फाउंडेशन डे। यानी एक बात और समझ में आई कि 1 मार्च को किसका इनॉग्रेशन था? LPAI लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे था। ठीक है, अगर हम चेयरमैन की बात करें तो आदित्य मिश्रा जी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। ठीक है, और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 मार्च 2012 को हुआ था। ये पूरा प्रोसेस जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पहले इसको चलाती थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलाती थी। और इसके हेड क्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो बताओ भाई 1 मार्च को क्या क्या मनाते हैं? 1 मार्च का क्या क्या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और क्या मनाते हैं? लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे। और कौन सा नंबर का था? 9th। ठीक है, 3 मार्च का हम देखते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ एक बार। लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी मर्ज्ड इनटू संसद टीवी। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इतने पढ़े लिखे हो, है ना? तो आई विल गो विद द हेडलाइंस ओनली राइट नाउ in 5 seconds approximately. Lok Sabha TV and Rajya Sabha TV merged into Sansad TV. Next, Israel officially receives first ever UAE ambassador. And who is the UAE ambassador? मिला मुझे बताना ही पड़ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा अभी हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन। ये सब आप लोग देख लेना। कैपिटल जेरूसलम है और इजराइल साइकिल चलता है वहाँ पे करेंसी। उत्तराखंड के सीएम जो है नाम क्या है? घरों की पहचान, है ना? घेरों की पहचान। ठीक है, चेलिक नाम स्कीम, ये किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड के सीएम ने किया। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और बेबी रानी मौर्य क्या है? गवर्नर है। देखो अगला है मातम वेंकटा राव। चार्ज उन्होंने ज्वाइन किया है किसका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हु इज़ द करेंट रिसेंटली अपॉइंटेड MD and CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम है मातम वेंकटा राव। अगर हेड ऑफिस की बात करें तो मुंबई में है। आपको बता दूं मैं जिसका आंसर लास्ट में ऑफ इंडिया आता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई में है, बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई में। इन जिस जगह पे आप ऑफ इंडिया देखेंगे उसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। लेकिन एक है जो अलग है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो उसका हेड ऑफिस मुंबई में नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। कुलदीप सिंह टेक्स एडिशनल चार्जेस CRPF डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो CRPF के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? कुलदीप सिंह को बनाया गया। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, डिफेंस की बात करें तो एक्स डेजर्ट फ्लैग 6th एडिशन की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है,
नाम क्या था, एक्स डेजर्ट। लेकिन ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो यूएई वालों ने इनवाइट किया हमारे इंडियन एयरफोर्स को, हमने पार्टिसिपेट किया और उनका नाम क्या था, एक्स डेजर्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें हु इज़ द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो आप बोलेंगे राकेश कुमार सिंह भदौरिया या RKS भदौरिया। नेक्स्ट, अब देखिए फरवरी की अगर हम बात करें तो जीएसटी कलेक्शंस अप बाय 7% टू ₹1.13 लाख करोड़ इन फरवरी। तो जीएसटी कलेक्शन जो जनवरी में हुआ था, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में फरवरी में 1,13,000 करोड़ का कितना हुआ है, जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये सारा आप देख लीजिए, जनवरी में आप देख रहे हो लगभग 1,19,000 करोड़ के आसपास बात हो रही है जनवरी। दिसंबर में 1,15,000 करोड़, नवंबर में 1,04,000 करोड़, अक्टूबर में 1,05,155 करोड़। ठीक है, तो जनवरी और दिसंबर में तो ज़्यादातर हाई देखा ही जाता है क्योंकि क्लोजिंग वाली बात हो जाती है, बट फरवरी में से बात पहली बार हुई कि फरवरी में भी 1,13,000 करोड़ रुपया का जीएसटी कलेक्शन हुआ। ठीक है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, FC का मतलब होता है फुटबॉल क्लब, विंस ISL, ठीक है, लीग फुटबॉल विनर शील्ड। ठीक है, तो FC का फुल फॉर्म क्या है, फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो कौन सा सिटी विनर रहा, आपसे रहेगा गुजरात, अहमदाबाद सिटी, सूरत सिटी, मुंबई सिटी, तो आंसर क्या आएगा, क्या रहेगा, अरे बोलो, मुंबई सिटी। तो फुटबॉल क्लब, फुटबॉल के मामले में भी मुंबई सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, ISL का फुल फॉर्म क्या है, हाँ भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISL? ISL का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सुपर लीग। क्या नाम है, इंडियन सुपर लीग। ठीक है, जैसे इंडियन प्रीमियर, IPL का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना, तो उसी तरह से फुटबॉल के लिए क्या आता है, इंडियन सुपर लीग। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बट गेम तो होता ही है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं। इंडिया शटलर्स वरुण मालविका विन उगांडा इंटरनेशनल टाइटल्स। ठीक है, तो नाम क्या क्या है, शटलर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शटलर्स? शटलर्स किसको बोलते हैं, बोलो, हाँ भाई, शटलर्स किसको बोलते हैं? अरे बैडमिंटन में बोलते हैं ना जी, कमाल है, भूल गए हो तुम लोग, कुछ याद नहीं रहता। बैडमिंटन को जैसे क्रिकेटर बोलते हैं वैसे बैडमिंटन में शटलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वरुण मालविका ने क्या जीत गया, उगांडा इंटरनेशनल। उगांडा इंटरनेशनल में हमारे इंडियंस जो फुटबॉलर्स थे जिसका नाम क्या है, वरुण और मालविका। तो आपसे पूछा जाएगा कि उगांडा इंटरनेशनल में हु वाज द विनर, तो इंडिया, बट अगर आपसे प्लेयर्स का नाम पूछ ले तो कौन कौन है, वरुण कपूर और मालविका बंसोड़। ठीक है, अब चूंकि इंडिया युगांडा जाके जीत के आए थे ये लोग, तो वहाँ का कैपिटल क्या है, कंपाला है, सीलिंग करेंसी चलता है, और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के, योवेरी मुसेवेनी। क्या नाम है, योवेरी मुसेवेनी। सब लोग को क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी, ये सुनो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारी चीज़ें आप लोग देख लो, और इसकी जो बेस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग अपने नोट्स में ये हेडलाइंस ज़रूर लिख लो, और अगर हेडलाइंस से क्लियर हो जा रहा है सारी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अगर लग रहे हैं, तो जैसे ये एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको आप लिख सकते हो। सब लोगों को क्लियर हुआ, ये सुन लो, हाँ जी बोलो, यस, आवाज आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी का PDF मैं आप लोग को भेज चुका हूँ, तो
तो आप लोग उसके हिसाब से कीजिए वर्कआउट, ठीक है। नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बाय। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी जो मैथ्स वाले हैं वो आप लोग नए लोग हैं, वो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। जैसे सुहास, आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे टॉपिक है परसेंटेज बाय रवि रंजन सर, आप चेक कर सकते हो। कोई टॉपिक आपको देखना है तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। सुहास, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। तो देखिए परसेंटेज, जैसे यहाँ पे लिखा है पार्ट 2 मैथ्स बाय रवि रंजन सर, तो आप चूँकि आप फर्स्ट क्लास डेमो लेक्चर में जो लोग बैठे थे तो आप देख सकते हो। बाकी हम लोग मंडे को अगर आप परमिशन ले सकते हो कि मैथ्स के लेक्चर में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सर मुझे एक पूछना था, बोलिए। एसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर्स और उसके लिए क्या कैसे प्रिपेयर करूँ? देखो, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है ना? हाँ सर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है ना, तो जितने मैंने पीडीएफ भेजे हैं ना, आप जैसे कि देखिएगा जीके बाय और रीजनिंग बाय, है ना। जैसे जीके में मैं जितने पीडीएफ भेजा हूँ ना, ईमानदारी से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने शेड्यूल भेज रखा है, ये देख रहे हो आप सिलेबस, ये देखो, ये जो टाइम टेबल है और जो सिलेबस है, ये देखो, ये टॉपिक इसके हिसाब से ही बनाया गया है आपके एसएससी के हिसाब से। तो उसीलिए मैंने सिलेबस पे डाल रखा है, आपको देख लो। तो ये सब पढ़ना है आपको, और ये सब मिलेगा कहाँ आपको, ये भी मैंने भेज रखा है। देखो आप, देखो यहाँ पे गए 62 फाइल्स पे गए। फाइल्स में अगर आप देखिए तो बायो का एमसीक्यू है, फिजिक्स का फार्मूला है ना, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बैंक, फिर उसके बाद कंप्यूटर कैप्स, ये नहीं, कंप्यूटर तो अलग हो गया। बाकी जो भी टॉपिक है आप सब चीज़ ज्वाइन कर सकते हो। आप लिख सकते हो हिस्ट्री बाय रवि रंजन सर, तो मेरे सारे सब्जेक्ट के हिस्ट्री बाय रवि रंजन सर, ठीक है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखो यहाँ पे इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ऐड किया हुआ नहीं है। तो जीके बाय रवि रंजन सर में आपको जो पीडीएफ है वो आप उसको हिसाब से गो थ्रू कीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन जो टॉपिक में बता दिया वो आपको डाल रखा है, ठीक है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, है ना, वो सारे मैंने डाल रखे हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, 100% आते हैं। और बेस्ट ये भी होगा कि आप जैसे एसएससी सीजीएल का क्या कीजिए, एसएससी सीजीएल का सॉल्व पेपर्स खरीद लीजिए आप, सॉल्व पेपर्स, ओके, ठीक है। तो बुक आएगा, परचेस कर लिए, 150-200 तक आएगा। अब पीडीएफ से पढ़ने में कितना मतलब मामला जमता नहीं ना, तो इसीलिए सॉल्व पेपर्स खरीद लिए। और ये चैप्टर वाइज भी आता है, ठीक है। सर मैंने एक लिया है सीजीएल का बुक, उसमें मतलब पेपर्स है 2 साल के से। हाँ, लेकिन 2 साल के हैं, चैप्टर वाइज के हिसाब से जो टॉपिक दिया है अरिहंत का, वैसा आप परचेस कर सकते हो। और उसके थ्योरी उसके हिसाब से करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरिहंत का ही है सर। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे चैप्टर वाइज में क्या है कि थोड़ी थ्योरी भी दे देते हैं लोग, तो ठीक रहता है, इजी गोइंग रहता है। मैथ्स का ये, जैसे यहाँ देखो, ये मैथ्स का है ना, ये मैथ्स का है। इसी तरह से इसी का आप जीके वाला ले लेना, जीके वाला जो है, मैथ्स का तो खैर जो है सो है ही, लेकिन जीके का जो पार्ट है वो ले सकते हो आप। अरिहंत का ले लेना, कोई ज़्यादा बड़ा मतलब आगे पीछे वाली बात नहीं है। तो अरिहंत का जो बुक आता है वो आप परचेस कर लो और फिर उसके बाद गो थ्रू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, उससे सिलेबस भी लिखा है और सारी चीज़ें भी दी है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं पढ़ाते चलूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और पीडीएफ वो वाले बुक में ना हिस्ट्री फिर साइंस वगैरह आप बोल रहे हो ना, वो वाला नहीं है, बस इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब दिया है। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, बुक की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक, ठीक है। जैसे सॉल्व पेपर्स दिया है ना, तो आपको क्या करना है, एसएससी सीजीएल गाइड आता है, क्या आता है, गाइड। दिखा देता हूँ मैं, चलो मैं आपने इतना कहा तो मैं दिखाई देता हूँ, गाइड। तो उससे सॉल्व पेपर वाली बात नहीं है, सॉल्व पेपर भी रहेंगे,
SSC CGL गाइड GYT। हालांकि मैं जो PDF भेजा हूँ वो तो है ही सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार देखना है तो उसके हिसाब से, अब जैसे ये बुक भी है ना, टायर 1 लेटेस्ट पैटर्न विद 50 प्रैक्टिस सेट, हाँ 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 तो ये परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी। वैसे भी अपने क्लास का बुक भी तो मिला है ना आपको, तो क्लास के बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर ये देखो, ये हाँ ये ये वाला वाला है मेरे ये वाला है तुम्हारे पास, ये वाला ठीक है, ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका सिलेबस भी लिखा होगा, थ्योरी भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हो या ये वाला हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2021 वाला पैटर्न है, तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके साथ थ्रू करते जाइए और नोट्स बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लूसेंट का बुक खरीद लीजिएगा, लूसेंट का बुक खरीद लीजिएगा, थ्योरी वाला भी और ऑब्जेक्टिव वाला भी। थ्योरी पढ़ते जाइए, एक चैप्टर थ्योरी पढ़िए, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव करते चलिए साथ साथ में, पैरेलल। एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव कर लिया, फिर थ्योरी पढ़ा, फिर एक ऑब्जेक्टिव कर लिया, ऐसे करके करते जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो सुहास, आपको समझ में आया चीज़ें? हाँ सर। ठीक है, तो जो भी है, अगर मैथ्स का भी लेक्चर अटेंड करना है तो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है, मंडे को। ठीक है, चलो बाय, आ सकते हैं, बाय। So we have covered the current affairs for the March month 2021. So more we have to cover in the next lecture. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends as well. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.